नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। डोमेस्टिक फ्रेट हो या ओशन फ्रेट हो, जीएसटी के अंदर इसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि इसमें रिसेंटली काफ़ी चेंजेस हुए हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है उसके अंदर हम तीन ट्रांजैक्शन कवर करेंगे कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में फ्रेट का पेमेंट हो करने के बाद में उसका जीएसटी लायबिलिटी किसको डिस्चार्ज करनी है। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ये जो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है, जीएसटीआर 1 या 3B और ई इनवॉइस और ई वे बिल के प्रोविजन इन ट्रांजैक्शन पर कैसे अट्रैक्ट होंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट को लेके। फ्रेंड, जैसे ही कोई इंडियन इंपोर्टर गुड्स का मूवमेंट कराता है आउटसाइड इंडियन कंट्री से, तो उसमें दो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। पहली एक्टिविटी कि गुड्स का मूवमेंट होता है फॉरेन कंट्री से इंडियन कस्टम स्टेशन पर। जैसे ही गुड्स इंडियन कस्टम स्टेशन पर आ जाते हैं, उसको अगर इंडियन टेरिटरी में लेके आना है तो फिर एक दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम पहली एक्टिविटी की बात करें जहां पर कि आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंट्री से लेके इंडियन कस्टम स्टेशन तक गुड्स आते हैं, तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जीएसटी का एक सिंगल प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जी फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जैसे कि आपको ना कोई इस ट्रांजैक्शन के लिए ई वे बिल बनाना है, ना ही कोई ई इनवॉइस बनाना है, ना ही आपको इस ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है अपने जीएसटीआर 1 एंड 3B में, और ना ही कोई टैक्स पे करना है टिल गुड्स कस्टम स्टेशन पर आते हैं। फ्रेंड्स, तो फिर इसका रेलेवेंस क्या है। इसका रेलेवेंस ये है कि जो आउटसाइड इंडिया से लेके कस्टम स्टेशन तक जो ओशन फ्रेट पे हुआ है, उसके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी किसको डिस्चार्ज करनी है। इसके लिए हमको दो ट्रांजैक्शन समझने पड़ेंगे। सीआईएफ, सीआईएफ का मतलब क्या होता है कि आउटसाइड इंडिया से कस्टम स्टेशन तक लगने वाला जो भी कॉस्ट, इंश्योरेंस या फ्रेट है, उसको उसका अरेंजमेंट फॉरेन एंटिटी के द्वारा किया जाता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है मोहित मिनरल केस को लेकर, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर फॉरेन एंटिटी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट का एक्सपेंसेस बियर कर रही है, तो जो ये ओशन फ्रेट है, इस पर इंडियन इंपोर्टर को कोई भी जीएसटी आरसीएम में पे नहीं करना है। ये मोहित मिनरल के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। फ्रेंड्स, वही बात करें एफओबी, तो एफओबी के अंदर क्या होता है कि फॉरेन कंट्री से लेके इंडियन कस्टम स्टेशन तक जितना भी कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट लगता है, उसका जो एक्सपेंसेस है वो इंडियन इंपोर्टर खुद ही पे करता है। तो इस केस में जो ओशन फ्रेट लगता है, उसके अंदर इंडियन इंपोर्टर को जीएसटी पे करना होगा। फ्रेंड्स, ये एक हमारा ट्रांजेक्शन हो गया कंप्लीट। अब दूसरा ट्रांजेक्शन आता है कि कस्टम स्टेशन पर जैसे गुड्स आए और उसका होम कंजम्पशन के लिए मूवमेंट करते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ ध्यान रहने वाली बात यह है, इस केस में जीएसटी के सारे प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि होम कंजम्पशन के लिए, मतलब गुड्स को इंडियन टेरिटरी में मूव करवाना है, तो सबसे पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, तो आपको अब जीएसटी पे करना होगा आरसीएम बेसिस पर। अब यहाँ पर दो तरीके के आरसीएम पे होंगे। पहला, जो आपने गुड्स परचेज किए हैं, जो भी गुड्स की वैल्यू है उसमें इंश्योरेंस, फ्रेट, जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं, उस गुड्स की वैल्यू के अंदर आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। सेपरेटली, अगर आपने एफओबी बेसिस पर गुड्स परचेज किए हैं, मतलब कि ओशन फ्रेट, मतलब आपने एक शिपर हायर किया था, उसको आपने ओशन फ्रेट दिया है, तो उसका बिल भी जो आएगा उसके ऊपर भी, फ्रेट के ऊपर भी आपको ओशन फ्रेट आरसीएम में पे करना पड़ेगा। लेकिन ये केवल ओनली एंड ओनली एफओबी बेसिस पर है, मतलब कि जहां पर इंडियन इंपोर्टर फ्रेट पे कर रहा है। अब बात आती है ई वे बिल की। जैसे ही गुड्स इंडियन टेरिटरी में मूवमेंट होंगे, तो हमें ई वे बिल बनाना है। उसका बेसिस क्या होगा, बिल ऑफ एंट्री की जो भी आपके पर्टिकुलर्स है, उसके बेसिस पर ई वे बिल बनेगा। ई वे बिल बनेगा कहाँ से कहाँ तक, कस्टम स्टेशन से लेके डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, जो भी इंडियन टेरिटरी में उसकी डेस्टिनेशन होगी, वहां पे ई वे बिल बनेगा। ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन इस ट्रांजेक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो ई इनवॉइस आपको जनरेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जीएसटीआर 1 में इस ट्रांजेक्शन को नहीं दिखाना है। जीएसटीआर 3B के अंदर आपको इस ट्रांजेक्शन की आईटीसी लेनी है। इसके लिए एक सेपरेटली टेबल दी हुई है, टेबल 4A1। वहां पर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स की आरसीएम जो आपने पे करी थी एट द टाइम ऑफ बिल ऑफ एंट्री, उसका आप आईटीसी ले सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि इसको लाइबिलिटी के रूप में जीएसटीआर 3B में नहीं दिखाना है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी बिल ऑफ एंट्री के टाइम पे कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आजकल जीएसटीआर 2B में ये ट्रांजेक्शन ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन हुआ। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में भी सेम दो एक्टिविटी करनी होती है। पहला, गुड्स को मूवमेंट कराना होता है इंडियन लोकेशन से लेके इंडियन कस्टम स्टेशन तक। फिर इंडियन कस्टम स्टेशन से पहुंचने के बाद में उसको फॉरेन रेसिपिएंट के पास में, फॉरेन कंट्री में हम लोग गुड्स का डिलीवर करवाते हैं। तो पहली अगर एक्टिविटी की बात करें, इंडियन कस्टम स्टेशन से लेके इंडिया इंडिया से लेके इंडियन कस्टम स्टेशन तक, तो सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को आपको जीएसटीआर 1 में दिखाना है।
अब GSTR 1 में आप इस ट्रांजेक्शन को दो तरीके से दिखा सकते हो। एक्सपोर्ट क्या है कि हम जो एक्सपोर्ट है वो विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब कैश में एक्सपोर्ट पर जीएसटी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं, या विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब एक एलयूटी ले सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, और एक्सपोर्ट पे हमको कोई भी जीएसटी डिस्चार्ज करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। फ्रेंड्स, ई इन्वॉइसिंग के इस ट्रांजेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। ई वे बिल के प्रोविजन भी अट्रैक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। आपको ई वे बिल जनरेट करना है। ई वे बिल जो जनरेट करना है वो इंडियन टेरिटरी से कस्टम स्टेशन तक आपको जनरेट करना है। GSTR 3B के अंदर इस ट्रांजेक्शन को आपको टेबल 3 किस पर्टिकुलर बी में दिखाना है, जो कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड है। फ्रेंड्स, अगर गलती से आपने इसको इसमें नहीं दिखाया तो आपको जो है रिफंड के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विद पेमेंट अगर आप करते हो तो GSTR 1 में शिपिंग बिल की डिटेल डालोगे, वही आपका रिफंड एप्लीकेशन हो जाएगा। आपको अदर कोई रिफंड एप्लीकेशन नहीं देनी है। लेकिन अगर विदाउट पेमेंट आप एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो RFD 01 के थ्रू आपको रिफंड का एप्लीकेशन सेपरेटली फिल करना होगा, और उसके बाद में आपका रिफंड प्रोसेस चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि गुड्स इंडियन कस्टम स्टेशन पर पहुंच गए, उसको फॉरेन कंट्री में डिलीवर करवाना है। इंडियन कस्टम स्टेशन पर पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सपोर्ट हो गया है। एक्सपोर्ट तभी होगा जब आपका शिपिंग एजेंट शिपिंग बिल फाइल कर देता है। जैसे ही आपका शिपिंग एजेंट शिपिंग बिल फाइल कर देगा, वो शिपिंग डिटेल आपको अपनी GSTR 1 में या RFD 01 में दिखानी होगी फॉर जीएसटी रिफंड के लिए। फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2022 से जो ये शिपिंग एजेंट थे, जब ये कस्टम स्टेशन से आउटसाइड इंडिया गुड्स का मूवमेंट कराते थे, तो उस शिपिंग चार्जेस पर इनको कोई भी जीएसटी कलेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये एग्जाम्ड कैटेगरी में आती थी। लेकिन 1 अक्टूबर 2022 के बाद में इनको ये जीएसटी कलेक्ट करना है एक्सपोर्टर से और डिस्चार्ज करना है। एक्सपोर्टर के रूप में आप इस जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, बात आती है डोमेस्टिक फ्रेट की। तो जैसे हमने देखा कि चाहे हम इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, दोनों ही केस में हमको गुड्स का जो मूवमेंट है वो इंडियन टेरिटरी में करवाना होता है। तो इस केस में जो ट्रांसपोर्टर है, डोमेस्टिक सर्विसेज जो आपको दे रहा है, जो इंडियन डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टर है, उसके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो या तो 5% फॉरवर्ड चार्जेस में एक्सपोर्टर या इंपोर्टर से जीएसटी चार्ज कर ले, लेकिन उसको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगी ट्रांसपोर्टर को, या फिर वो 12% फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर से चार्ज करे। उस केस में ट्रांसपोर्टर को आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। ये तो बात हुई ट्रांसपोर्टर की। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपोर्टर या इंपोर्टर, को भी एक ऑप्शन होता है कि वो 5% आरसीएम में इस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के आरसीएम में चार्ज करते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को कोई भी ई वे बिल नहीं बनाना है, क्योंकि ये सर्विसेज है। दूसरा, ई इनवॉइस भी रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि ई इनवॉइस ट्रांसपोर्टर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, हमारे ऊपर नहीं होगा। और दूसरा, आरसीएम की कोई भी सर्विसेज हो तो उस पर ई इनवॉइस रेसिपिएंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो सप्लायर है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। फिर GSTR 1 में इस ट्रांजेक्शन को नहीं दिखाना है, क्योंकि आरसीएम जो है GSTR 1 में नहीं दिखाते हैं। GSTR 3B के अंदर जो है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको आपकी आईटीसी भी लेनी है टेबल 4 के अंदर, और लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज करनी है टेबल 3 के अंदर। तो दोनों आपको आरसीएम डोमेस्टिक सप्लाई के अंदर करना पड़ेगा। GSTR 2B में ऐसी इन्वॉइसेस आरसीएम के फ्लैग के साथ में आपको अवेलेबल रहेंगी। ट्रांसपोर्टर जब अपना GSTR 1 भरेगा तो वो आपकी नाम पर ये जीएसटी इन्वॉइसेस अपलोड करेगा। फ्रेंड्स, तो ये बात हुई एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और डोमेस्टिक ओशन फ्रेट को लेके, और उसके साथ साथ ही जीएसटी, ई इनवॉइस, ई वे बिल GSTR 1 एंड 3B में कैसे दिखाना है, और जीएसटी के प्रोविजन कैसे अट्रैक्ट होंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने यही डिस्कस किया है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और डोमेस्टिक सर्विस। हमने ये डिटरमाइन नहीं किया है कि कौन सी ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट होंगे, इंपोर्ट होंगे या डोमेस्टिक होंगे, क्योंकि उसके एक सेपरेट प्रोविजन है अपने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं और कौन से टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।